IVM 15 अगस्त साल 2020 शाम 7:29 पर सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल होता है और इस मैसेज में एक लाइन थी कि आज से मुझे रिटायर समझा जाए। ये मैसेज था भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी का, और महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त साल 2020 को यादगार बना दिया इस वजह से कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट को उस दिन अलविदा कह दिया। अब मजे की बात यह है, इनके जो पहले के 2 रिटायरमेंट थे वो देश से बाहर थे, लेकिन वो मैदान पे उतर नहीं पाए। अगर आप इससे पहले का रिटायरमेंट याद करें, जब टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा तब वो ऑस्ट्रेलिया में थे, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जब उन्होंने अलविदा कहा तो वो दुबई में थे। और आज उनके रिटायरमेंट स्टाइल पर और क्या आईपीएल सीजन 14 उनका आखिरी आईपीएल होगा, इस मुद्दे पे आज खेल नीति पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ निखिल चोपड़ा है, और आप दोनों का खेल नीति पर बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज हम इसी से कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर आज आई है निखिल भाई कि आईपीएल सीजन 14 होगा और 15 सितंबर और 15 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इससे पहले के 2 रिटायरमेंट हमने जो सुने हैं वो देश से बाहर थे और मैदान पर उतर नहीं पाए। और एक बड़े खिलाड़ी के लिए हमेशा कहते हैं विदाई तभी बेहतर होती है जब आप क्रिकेट के मैदान से अलविदा कहें। तो क्या ये एक बेहतर मौका मान रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई जानता है 40 साल के हो रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और हो सकता है उनका ये आखिरी आईपीएल हो, जिस तरह से काशी विश्वनाथन ने भी संकेत दिए थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ हैं। देखिए राजीव भाई, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं, पूरा विश्व जो क्रिकेट को फॉलो करता है बहुत खुश होंगे कि समझते हैं कि जो बाकी के 31 मुकाबले बचे हुए आईपीएल में वो होंगे इस सीजन, और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में उस विंडो में होंगे, यूएई में होंगे, तो सब बहुत खुश होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के साथ हमें कभी भी कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन हाँ, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। अगर ये उन्होंने निर्णय ले लिया कि आखिरी उनके लिए सीजन होगा और वो क्रिकेट से संन्यास लेना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं कि एक खिलाड़ी मैदान से संन्यास ले। और इस सीजन उनकी टीम बढ़िया भी कर रही है, बाउंस बैक बहुत शानदार तरीके से किया था। पिछले सीजन जिस तरीके से उनका वो सीजन घटा था, वो आईपीएल के इतिहास में, चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटिंग आईपीएल के इतिहास में सबसे खराब सीजन था, और उस तरीके से इस सीजन उन्होंने बाउंस बैक किया, तो उनके लिए एक शानदार मौका होगा। लेकिन मैं पर्सनली तो उनसे समझ सकता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं कहेंगी जब ये साल 2022 अगर 2 और टीमें जैसे बीसीसीआई ऐड करने को देख रही है और बड़ा ऑक्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे चलिए मैं 1 साल और कप्तानी कर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। बिल्कुल सबा भाई, लेकिन उनके अगर हम स्टाइल की बात करें, जिस तरह से वो अचानक सरप्राइज करते हैं, 30 दिसंबर 2014 मेलबर्न वो जगह थी जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, और रात में वो अपने साथी खिलाड़ियों से बोलते हैं कि मैं अब ये जर्सी दोबारा नहीं पहनूंगा। फिर एक मेल वो भेजते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है, और वहां से लोगों को पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब दूसरा रिटायरमेंट वो अनाउंस करते हैं दुबई से, जब चेन्नई सबसे पहले दुबई पहुंचती है सीजन 13 के लिए, प्रैक्टिस सेशंस वहां पे होते हैं, और 15 अगस्त 2020 वो चुनते हैं 7:29 पे उनका एक मैसेज आता है जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। एक मुकेश का गाना भी उस मैसेज के साथ आता है, उस वीडियो एक बनाया जाता है जहां पे मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो गाना ऐड किया जाता है उसमें। अक्सर महेंद्र सिंह धोनी वो गाना गुनगुनाते थे। कैसे आप देखते हैं कि इस स्टाइल को कभी मेल पे कर देना, कभी मैसेज डाल देना, क्या वो खुद नहीं चाहते कि मैदान से अलविदा कहें? और अगर नहीं चाहते तो फिर वो सीजन 14 की बात कर लें हम, या सीजन 15-16 की बात करें, फिर तो बेमानी है इस मुद्दे पे बात करना। देखिए राजीव, सबसे पहली बात तो यह है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या डिसीजन लेंगे कहना बड़ा कठिन है। मुझे लगता है कि उनको दाएं हाथ को मालूम नहीं है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो और उनकी कप्तानी के अंदर अगर हम देखेंगे तो कई ऐसे दिग्गजों ने रिटायरमेंट लिया है, कई ऐसे प्लेयर्स रहे जिनको लगा है कि उनको फोर्स किया गया है, उनको टीम में नहीं शामिल किया गया। कई सारे उनके जो दोस्त थे, उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ भी यही रहा है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखकर उनको बहुत बड़ा अनुभव हुआ है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर रिटायरमेंट की घोषणा की थी। एक थे राहुल द्रविड़ और दूसरे वीवीएस लक्ष्मण।
और अभी तक जो रिटायरमेंट की घोषणा की है MS धोनी ने, उन्होंने इन दोनों को ही फॉलो किया है। मैदान से दूर, ज्यादा फैनफेयर नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, बाय बाय करने की सबको जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिकेट का ही मैदान है। और क्रिकेट जो है वो लाइफ में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो इसको उतने बड़े ग्लैमर या पब्लिसिटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत कुछ सीखा है MS धोनी ने। नहीं तो सब सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और सौरव गांगुली ने ऐसा क्या खराब किया फिर, अगर मैदान से वो कह रहे अलविदा? तो खराब की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये व्यक्तिगत सोच है। अच्छा राजीव, अब जैसे राहुल द्रविड़ ने भी मैदान के बाहर किया, VVS ने भी वही किया, MS धोनी ने भी अभी तक वही किया है। अलग अलग सोच होती है, इसमें किसी पर उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अलग अलग व्यक्तिगत के लोग होते हैं। एक बात और ये भी है कि दोनों ये जो तीनों फॉर्मेट से अलविदा कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से MS धोनी ने, उन तीनों को मैदान के बाहर से किया है। तो मुझे लगता है अगर वो IPL से भी अलविदा कहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मैदान के बाहर ही करें, IPL के दौरान ना करें या फिर IPL खत्म होने पर ना करें। तो मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल में जो रोल है MS धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। वो सिर्फ अब एकमात्र लीडरशिप रोल की तरह ही हो गया है। तो अब MS धोनी का जो इस्तेमाल है चेन्नई सुपर किंग्स एक मेंटर के रूप में ज्यादा कर रहा है, एक ऐसे प्लेयर की तरह कर रहा है जो अन्य यंगस्टर्स को गाइड करें। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 साल और खेल लें, क्योंकि फिटनेस लेवल तो अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन निखिल भाई, जो बात सभा भाई कह रहे हैं, अगर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, कई ऐसे क्रिकेटर जिनके दिल में मलाल रह गया कि उनको मैदान से अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। मैं कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम ले सकता हूँ, जिनके मेल में भी इस बात का जिक्र था जब उन्होंने रिटायर किया मैदान से, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला मैदान पे जाने का। सडनली उनको रिटायरमेंट कहना पड़ा, अलग अलग रीजंस थे उसके पीछे। और जिस तरह आप सभा भाई कह रहे हैं कि हो सकता है IPL में भी मैदान से बाहर रिटायरमेंट अनाउंस करें, लेकिन अब तो सब कुछ वो कर चुके हैं। मेल का भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, सोशल मीडिया भी कर लिया, गाने का भी इस्तेमाल कर दिया उन्होंने, जो वीडियो जारी किया था उनकी कंपनी ने। कैसे अब क्या तरीका रह गया अनाउंसमेंट करने का? देखिए, इस सवाल का जवाब ना वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो संन्यास लेंगे। जी, आइडियल कंडीशंस, आइडियल परिस्थितियां यही है एक खिलाड़ी के लिए कि हर खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलता है या IPL इतने साल खेलता है और इतना शानदार उनका करियर रहता है, जिस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, तो उनका यही एक सोच होगी कि आखिरी बार जब वो खेलेंगे, वो मैदान से ही आखिरी मुकाबला खेल के फिर वो उस खेल से संन्यास लें जिस खेल ने उनको इतना कुछ दिया और उन्होंने इतना कुछ उस खेल से सीखा है और बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो हर एक वो खिलाड़ी की एक सोच यही होती है राजीव भाई। लेकिन बहुत सी बारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों को बाहर सामने वो नजर नहीं आता, लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता। उसके चलते चलते इतने बड़े खिलाड़ी को पीछे की कहानी तो जानना है आपसे निखिल भाई। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो महेंद्र सिंह धोनी खुद जानते हैं और वो क्यों उन्होंने निर्णय लिया। मैं मानता हूं उनकी एक हमेशा सोच यही रहती है कि अगर वो 100% नहीं दे पाते तो वो कहते हैं कि अब किसी और के हाथ में वो जिम्मेदारी थमा दें। वो एक ऐसे खिलाड़ी है कि जो सोचते हैं कि जब अगर वो संन्यास लेते हैं तो लोगों की जहन में आए क्यों, ना कि कब। क्यों में ये होता है कि आदमी अपनी इज्जत जो कमाई होती है उसी इज्जत के साथ खेल से संन्यास ले रहा होता है। जब सवाल ये आ जाता है बहुत से लोगों में कि अब भाई खेला जा नहीं रहा, अब दिक्कतें हो रही है, अब आप कब संन्यास लेंगे। कब का मतलब है कि दुनिया कह रही है कि अब आप संन्यास ले लीजिए, हल्के से एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको धकेल रही है कि संन्यास ले लें। तो मैं मानता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी वो खिलाड़ी हैं जो संन्यास लेंगे ताकि दुनिया के सवाल रहे सर में कि भैया आपने क्यों संन्यास किया। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है सभा भाई कि क्यों खेल रहे हैं आप, क्योंकि बल्लेबाजी हो नहीं रही है, तो कब और क्यों दोनों एक साथ आप जोड़ सकते हैं। देखिए, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये भी सच है और इसको मानना पड़ेगा कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेजी के साथ नीचे आया। वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग करने से ऐसा लगता है कतराते हैं कभी कभी वो कि हमें मैदान पे ना उतरना पड़े, और ये चीजें नजर आती है। और टू बी वेरी फ्रैंक विद जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, ये सच है और ये कड़वा सच है जो निखिल भाई कह रहे हैं कब वो क्यों में, तो ये भी साथ में जुड़ गया है कि क्यों वो खेल रहे हैं। सब कुछ तो अचीव कर चुके हैं।
क्या आप रीजन देख रहे हैं कि और आप क्यों कह रहे हैं कि वो 1-2 सीजन और खेल सकते हैं आईपीएल का? मैं इस वजह से कह रहा हूँ राजीव, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रोल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है एमएस धोनी का। मुझे ये सीजन मुझे ऐसा लग रहा था, और मैंने कई बार ये बात कही है कि एमएस धोनी को ऊपर आना चाहिए था बल्लेबाजी करने के लिए। मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को उनके बैटिंग एबिलिटी की जरूरत थी। अब ये अलग बात है कि पैटर्न कुछ अलग प्रकार ये तो मानेंगे सभा भाई कि वो छुपा रहते हैं, ऐसा लग रहा है अपने आप को। वो कई ऐसे मौके आए जब वो जा सकते थे ऊपर बैटिंग करने। मुझे तो यही लग रहा था कि उनको ऊपर आना चाहिए था बल्लेबाजी करने के लिए। उन्होंने अपने आप को बहुत नीचे रखा है और इसीलिए बहुत कम मौका मिला है। तो ये कहना कि वो मैच खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा ही अलग सा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मौका दिया ही नहीं है मैच को खत्म करने के लिए। बड़ी पारियां, मतलब आप घुमा के कान पकड़ना चाह रहे हैं, सीधे कान नहीं पकड़ना। नहीं, इसीलिए मुझे लगा, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई इस पर। मुझे लग रहा था कि जिस तरह से एमएस धोनी ने अपना पूरा करियर में बल्लेबाजी की है या फिर कंट्रीब्यूट किया है, मुझे ये लग रहा था कि उनको उनके तरफ से, चूंकि वो कप्तान है, विकेट कीपर हैं और इतने शानदार बल्लेबाज रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और कंट्रोल करेंगे और जो प्लेयर्स है उनके इर्द गिर्द खेलेंगे। और उन्होंने फिर से कुछ वही सोचा कि नहीं, वो अंतिम समय में ही आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, और इसी वजह से कम मौका मिला है खेलने का। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट में ये सोच लिया एमएस धोनी के साथ साथ, इनका जो रोल है वो अलग हो गया है। ये मैच विनर का रोल नहीं है। अब आप एक मेंटर के रोल में ही आप खेलिए, कीपिंग कीजिए और कप्तानी कीजिए और नए प्लेयर्स को गाइड कीजिए। मुझे लगता है अब ये वाले रोल को अगर एमएस धोनी चाहे तो 1 साल या 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसमें तो सवा भाई मैदान पे उतरने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको मेंटोर बनना है तो फिर आप डगआउट पे बैठ के भी मेंटोर बन सकते हैं। आप ग्रेसफुली मैदान से अलविदा कहें। और अगर अच्छी बात है चेन्नई सुपर किंग ट्रॉफी जीतती है तो इससे बढ़िया मौका भी नहीं होगा कोई। तो मेंटोर बने रहने के लिए एक जगह खाना चेन्नई सुपर किंग में एक हो सकता है युवा खिलाड़ी को मौका मिल जाए। कितना सही आप देख रहे हैं इसको? नहीं, मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार के मेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैदान में रहकर एक कप्तान के रूप में, कीपर के रूप में आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब माइक बेरली आप चाह रहे हैं आईपीएल में? अभी भी अगर आप, वो तो डिपेंड करता है सीएसके के ऊपर। अभी भी अगर आप देख लें तो स्पिनर्स अभी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई एमएस धोनी पीछे रहते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, वो इतने शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो निर्णय अंत में सीएसके को ही लेना होगा। राजीव, निखिल भाई आप कैसे देख रहे हैं? अब क्योंकि बैटिंग में आपने देखा है, सीजन में आप कमेंट्री कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था अपने आप को बचा रहे हैं। अक्सर डगआउट में बैट्समैन होता है लेकिन वो जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ के मैच देखते थे, जिससे साफ पता चलता था कि वो मैदान पे उतरना नहीं चाहते। और आपको याद होगा सभा भाई, आपको भी निखिल भाई, आपको तो खास तौर पे कि जब वर्ल्ड कप के दौरान जब अलग अलग बैट उन्होंने चेंज किए ब्रांड्स के, और हमने वो स्टोरी की थी सबसे पहले कि वो जो बैट मैन्युफैक्चरर है उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं, और वहां से संकेत मिल गए थे कि वो मैदान पे नहीं उतरेंगे। और वाकई ऐसा हुआ। उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं उतरे भारतीय टीम के लिए खेलने। अब किस तरह के संकेत आप देख रहे हैं? बैटिंग करने ना जाना, यंगस्टर्स को प्रमोट करना, इससे तो सीधा संकेत मिल रहा है कि बचे हुए जो आईपीएल के मैचेस है वो खेलेंगे जरूर, बट एक डिसीजन उन्होंने शायद ले लिया है कि चेन्नई सुपर किंग के लिए सभा जैसे कह रहे हैं कि क्या कुछ रोल होगा उनका। मुझे लगता है राजीव भाई, देखिए रोल तो वही है कि आप जब जरूरत होगी तभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से टीम की बनावट भी है, जो खिलाड़ी हैं, जो रविंद्र जडेजा ने भी काम किया, तो वो खुद बल्लेबाजी करने नहीं आ रहे। और मेरा मानना है कि बहुत करीब से हम देख रहे थे कि 1 या 2 मुकाबले जब वो मुंबई में खेले जा रहे थे तो उन्होंने खुद नीचे मैसेज भिजवाया था स्टीवन फ्लेमिंग ने कि अब कोई सीधे हाथ का बल्लेबाज आउट होता है तो वही जाएंगे बल्लेबाजी करना। और वो समझ रहे थे कि उनको जितने मुकाबले वो खेलेंगे, जितना समय वो बीच में बिताएंगे, उतनी जल्दी वो रवा होंगे। क्योंकि आप जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल नहीं रहे, ना सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, ना वो विजय हजारे खेल रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ मुकाबले के तौर पे कुछ अभ्यास के मैचेस हैं और नेट में बल्लेबाजी करना। जब आप इतने समय तक कंपैरेटिव मैचेस नहीं खेलते और सिर्फ अभ्यास के मुकाबले खेलते हैं, तो एक वो मानसिक में जैसे बटन होता है ना स्विच ऑन करने वाला, वो कंपैरेटिव है, चाहे जितना बड़ा कड़ा अभ्यास मैच हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जहन में पता होता है कि ये यार है तो अभ्यास मैचेस। तो जितने वो मुकाबले खेलेंगे उतनी जल्दी वो रवा होंगे। और मैं मानता हूं कि हम लोग हमेशा एक खिलाड़ी के साथ एक वो चीज ऐड कर लेते हैं कि भाई अब ये 39 साल के हो गए हैं, इस सीजन इनका अच्छा नहीं हुआ तो अब वो रिटायर कर जाएंगे। अजिंक्य रहाणे, बगैर किसी का अनादर किया हुआ, अजिंक्य रहाणे का सीजन खराब गया। पिछले साल एक युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का सीजन खराब गया। बट हम लोग कहीं ना कहीं पता होता है कि यार ये युवा खिलाड़ी अगले सीजन बाउंस बैक कर सकता है। उसी अंदाज में, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इतना कुछ अचीव किया है,
अलग तैयारी के साथ भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पक्की बात है अगले साल आएंगे, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, इस साल संन्यास ले सकते हैं, बट उनका रोल अलग है। उस टीम को आगे चलाने के लिए जिस तरीके से उनका दिमाग चलता है, एक कदम आगे रहने के लिए, मैं मानता हूं कि यहां से जो मुकाबले जितने भी चेन्नई के बचे हुए हैं, उनको पता है कि उनका टीम में रोल क्या है, कब आएगी उनकी बल्लेबाजी और कितनी गेंदें उनको खेलनी है और क्या रोल रहेगा। आप देखिए, उन्होंने इतनी अपनी टीम में लेफ्ट हैंडर इसलिए भी रखे हुए हैं कि वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चलाएंगे। हर टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या लगभग एक राइट आर्म लेग स्पिनर है। तो वो चाहते हैं कि सामने वाली विपक्षी टीम को थोड़ा सा टारगेट करने के लिए जब मौका मिलता है, जब एक राइट आर्म लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा होता है या लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा होता है, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही पहले जाता है बल्लेबाजी करने के लिए। और वो उनकी टीम की सोच है और कप्तान की सोच है कि वो 120 गेंदें जो है बतौर बैट्समैन, वो किस तरीके से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। बहुत सी बारी होती है कि 20-20 ओवर के फॉर्मेट में राजीव भाई बड़ी मुश्किल स्थिति भी आती है, लेकिन ये खिलाड़ी आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले एक फर्क क्या था कि वो लगातार मुकाबले खेल रहे थे, सफेद बॉल की क्रिकेट खेल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे। वो मुकाबलों का फर्क हो गया पूरे साल में। सो भाई 2014 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो आप सिलेक्टर थे शायद। 2020 में जब उन्होंने कहा तो आप GM क्रिकेट ऑपरेशंस थे। दोनों लेटर आपको मिले होंगे, किस लेटर ने ज्यादा आपको चौंकाया होगा उस समय, 14 या 20? नहीं, 14 में तो हम लोग को कुछ भी खबर थी नहीं। तो अचानक एक बार मालूम हुआ कि अब MS धोनी टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं, तो और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। बहुत ही बड़ा शौक था वो। पर अच्छी बात यह है कि टीम तैयार थी, हमारे पास एक नया कप्तान तैयार था विराट कोहली के रूप में, और बस एक था कि हमें बहुत जल्दी एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत थी, और चूंकि MS धोनी का अंडरस्टडी रिद्धिमान साहा रहे हैं तो वो आसानी से टीम के अंदर आ गए। पर हाँ, वो जो बैटिंग एबिलिटी थी, जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते थे, उसको करने में थोड़ा बहुत समय लगा। तो ये MS धोनी कुछ अलग प्रकार की सोच है उनकी, अचानक वो अनाउंस कर देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है MS धोनी को अपने खुद जो शरीर है उनको क्या कह रहा है, उनकी एबिलिटी को क्या कह रही है। क्या आप टेस्ट मैचेस में उतने लंबे समय तक 5 दिन तक आप कीपिंग और बल्लेबाजी कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप टीम के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और इसी वजह से तब उन्होंने मना कर दिया था। ये वनडे तो मुझे लगता है ज्यादा एक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा है कि MS धोनी ने ये जरूर सोच लिया था कि अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप ही उनका लास्ट रहेगा, और बहुत ही अच्छा मौका था वहां पर भारत के लिए वो विश्व कप जीतने का, और एक बार जब वो पूरा हो नहीं पाया तो मुझे लगता है MS धोनी को एहसास हो गया था कि अब वो 4 साल और वेट कर नहीं सकते हैं, अब यही उनका आखिरी मैच होगा। और इसी के लिए मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। निखिल भाई, 3 बहुत जबरदस्त रिटायरमेंट देखे हैं हिंदुस्तान ने। सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट तो ऐसा लग रहा था जश्न मनाए पूरे 5 दिन। मैं था वानखेड़े में, हमने लगातार शोज किए। फिर एक रिटायरमेंट ज़हन में आता है सौरव गांगुली का, जो नागपुर में, वो फिर मैंने इत्तेफाक से कवर किया था, और वो भी उनको कंधे पे लेके सारे खिलाड़ी पूरे ग्राउंड पे चक्कर लगाया सबने। फिर एक और रिटायरमेंट वो बड़ा मेरे लिए आश्चर्यचकित वाला था कि अनिल कुंबले ने फिरोजशाह कोटला में जो रिटायरमेंट लिया, उनको फिर शोल्डर्स पे लेके घुमाया गया। 3 बड़े क्रिकेटर्स जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा हिंदुस्तान के लिए, वो रिटायरमेंट देखा वो अलग था। फिर जैसे कि सभा भाई ने बताया, VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ एक और कैरेक्टर थे, दो जो चाहते तो बहुत आराम से मैदान से अलविदा कहते, बट उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। अब क्या रीजन ऐसा आप देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी मैदान से नहीं कहना चाहते, जैसे सभा भाई ने कहा, और जो उनका प्रेडिक्शन है कि हो सकता है IPL में भी वो कुछ ऐसे ही करें? क्या रीजन आप देखते हैं कि मैदान पे इतना जबरदस्त उनको क्रिकेट ने सब कुछ दिया, तो फिर क्रिकेट के मैदान से क्यों ऐसी दूरी कि वहां से अलविदा नहीं कहेंगे? दूरी, मुझे लगता है जो उनका शरीर खुद, और उस समय उनको लगा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जो 2019 का जो विश्व कप था वो खेलने के बाद उनको लगा कि एक दिवसीय क्रिकेट काफी समय के बाद है, इसीलिए मैदान के बाहर उन्होंने कह दिया कि मैं अब आगे नहीं खेलना चाह रहा। उनको शायद कहीं ना कहीं वो आकलन भी हो गया था कि अब जितना मैं कंट्रीब्यूट करता आया हूं वो कंट्रीब्यूशन मेरे से शायद नहीं होगी। और ये सही सोच भी है, और पता चलता है एक शख्सियत कि वो अपने निजी बारे में ना सोच के टीम के हित में, अपने देश के हित में सोच रहा है कि वो कंट्रीब्यूशन कितना कर सकता है या कितना नहीं कर सकता। जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो वो एक अलग किस्म की सर्विस है। जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट एक अलग किस्म की सेवा है, और उनको लगता है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में रह के भी अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
और इसीलिए वो खेल रहे नहीं तो वो उस समय भी कह सकते थे जब उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट या सफेद बॉल की क्रिकेट से भी संन्यास लिया था कि अब मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये खिलाड़ी की सोच ये है कि अभी भी मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ इस टीम के साथ, इसीलिए वो खेल रहा है। नहीं तो इतना कुछ हासिल कर लिया राजीव भाई, उनको ये नहीं सोचना कि अब मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा, उनको अब आगे अचीव करना है। तो अब वही यही देखते हैं कि मैंने किस तरीके से इस फ्रेंचाइज के लिए टीम बनानी है, इस फ्रेंचाइज को और मुकाबले जिताने हैं, और वही सर्विस की सोच जो है महेंद्र सिंह धोनी को इतना खास बनाता है। बिल्कुल। अब सभा भाई, खेल नीति पे सबसे ब्रेकिंग सवाल और शायद ये हेडलाइन भी हो, क्या हिंदुस्तान का कोच बनते आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को, जिस तरह का क्रिकेटिंग ब्रेन उनका रहा है और जिस तरह से वो न सिर्फ उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की बल्कि आईसीसी के सारे ट्रॉफीज उन्होंने जीते, कैसे आप देख रहे हैं एज अ कोच उनकी भूमिका आप देख रहे हैं? इंडियन टीम का कोच तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। हो सकता है कुछ सालों के बाद चेन्नई सुपर किंग से कोच जरूर बन जाए। नहीं, क्यों नहीं बनेंगे वो हिंदुस्तान के कोच? क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के कोच का मतलब है कि 12 महीने आपको घर से बाहर रहना होगा, और मुझे लगता है कि एम एस धोनी बहुत ज्यादा फैमिली मैन हो गए इस समय, घर पे वो समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कई सारे बिजनेसेस अपने शुरू किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनके इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि ये आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है वो सिर्फ 2-2.5 महीने ही आपको इन्वॉल्व रखता है, या फिर मैक्सिमम 3 महीना। उसकी प्लानिंग हालांकि आप 6-7 महीना पहले से कर रहे हैं, पर जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है वो सिर्फ 2-3 महीने का ही होता है। और यही रूट कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने लिया है। अब रिकी पॉन्टिंग को ही देख लें, वो सिर्फ आईपीएल में ही कोचिंग करते हैं, तो वो हो सकता है एक ऑप्शन हो एम एस धोनी के लिए, पर इंडियन टीम के लिए नो चांस। राजनीति के मैदान पे भी आ सकते हैं निखिल भाई, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, एयर इंडिया में साथ काम किया हुआ है, उनके बारे में ये बड़ा प्रेडिक्शन है, और जिस तरह का उनका अभी तक का करियर हम सब ने देखा है, जो रीड कर पाए हम सब, वो लगता है कि वो एक लीडर के तौर पे पॉलिटिक्स के मैदान पे भी बहुत अच्छा कर सकता है। देखिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर एक जो वो भावना है वो सर्विस की, इस तरीके से हमेशा टीम के हित में सोचना, अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो अपने एरिया को सुधारना, लोगों की मदद करना, ये सब सोच के साथ ये खिलाड़ी को वो खास बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक सर्विस में रहेंगे बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं सभा भाई से बिल्कुल सहमत हूं, ये खिलाड़ी जो है वो एक अपने परिवार के साथ इतना अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, इतने साल सूटकेस उठा के आप खेल के परिवार से दूर रह के, अब तो वो समय आया है कि वो अपने परिवार को साथ समय बिताए, एंजॉय करे, एक जगह बैठे। तो मुझे नहीं लगता कि एक तो वो भारतीय कोच बनेंगे और अभी कोई जल्दी कदम उठाएंगे पब्लिक सर्विस में आना, यानी कि राजनीति में आना, क्योंकि आपकी फिर जिंदगी, आपकी परिवार की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप जब पब्लिक सर्विस में आते हैं तो आपका परिवार और बड़ा हो जाता है, तो आपको और बाकी लोगों के बारे में सोचना होता है। तो ये मुझे लगता है अगले 3-4 साल तो वो परिवार के साथ बिताएंगे। तो सभा भाई, आपने जैसा बताया ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति को भी ऑर्गेनिक नेता की जरूरत है? तो क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक हर चीज करना चाहते हैं और सिस्टम को सही करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ राजीव, मुझे लगता है कि आना चाहिए जी। और अभी नहीं तो हो सकता है 2-3 साल के बाद, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिसने भी टीम स्पोर्ट खेल लिया है और उसमें सफलता हासिल कर ली है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और निखिल ने कहा सर्विस की एक जो भावना होती है वो अंदर से आ जाती है, एकजुट होकर टीम को साथ ले जाने की जो भावना होती है वो आप सीख लेते हैं। आप कई सारी चीजों से उठकर आप देखने लगते हैं जिंदगी को, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं आज के जमाने में एक युवा पीढ़ी के पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को चाहिए, और हमें अपकमिंग ये जो यूथ है, जो नया जनरेशन है, उनको आगे आना पड़ेगा अगर हमें सिस्टम में परिवर्तन करना है और भारत को अगर और आगे लेकर बढ़ना है तो। और ये जो पैंडेमिक हुआ है उसमें कई सारी खामियां हम लोगों ने देखी हैं, इन सब चीजों को देखकर आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका अनुभव बढ़ जाता है, और फिर अब जब मैदान में उतरेंगे एक राजनेता के रूप में, आप बहुत बड़ा अंतर लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में भी और अपने देश के लिए। सभा भाई, एज अ सिलेक्टर आपने महेंद्र सिंह धोनी के साथ काफी काम किया, क्या कुछ खासियत आप देखते हैं एज ए कैप्टन, जब आप सिलेक्टर थे क्या कुछ ट्यूनिंग होती थी, और कैसे वो एक सीरीज को लेके, एक बड़े टूर्नामेंट को लेके अप्रोच करते थे? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा मिसिंग रहेंगी कि किस तरह की बॉन्डिंग सिलेक्टर्स के साथ, किस तरह की बॉन्डिंग आपके साथी खिलाड़ियों के साथ रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने कहा कि एक टीम गेम में अगर आप अच्छा करके आ रहे हैं, तो क्या कुछ बॉन्डिंग आपके साथी खासतौर से, क्योंकि आप तब भी सिलेक्टर थे जब वो शायद रणजी ट्रॉफी खेले बिहार के लिए,
कैसे आप देखते हैं एज ए कप्तान उनको? अब देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने देखा था MS धोनी में, जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, वहां बहुत ही सिंगल माइंडेड डिवोशन था कि उनको अपने गेम पर मेहनत करनी है, परफॉर्म करना है और टीम को जिताना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। पर धीरे धीरे जब भारतीय टीम में उनकी एंट्री हुई, तो वो जो स्किल्स हैं वो देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि विकेट कीपर होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और फिर वो कंट्रीब्यूट करने लगे, और इसीलिए अंत में वो भारतीय टीम के कप्तान भी बने। उतने शानदार तरीके से लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी की। तो मेरा अनुभव रहा है एक सिलेक्टर के रूप में, कितनी बार हम लोगों ने इंटरैक्ट किया सिलेक्शन मीटिंग में, या फिर मैच के दौरान, या फिर मैचेस होने के बाद, या फिर शाम में बैठकर, उसमें एक चीज जो सामने आई है वो है क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों चीजें जो हैं बहुत ज्यादा हैं MS धोनी में। उनको मालूम था कि अगर किसी टीम के साथ उनका मुकाबला है तो उस टीम के सामने उनकी अपनी टीम किस तरह की होनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, और उनको पूरा यकीन था कि अगर इस प्लेयर को हम लेंगे तो उसको वो किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 11 आपने बना ली, उसके बाद उनको पता है कि मुझे इस प्रकार के रिजर्व में प्लेयर्स चाहिए थे। अगर इनमें से 1 या 2 खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहा है या फिर इंजर्ड हो जाता है तो उनको एक बैकअप प्लेयर चाहिए, और वो बैकअप प्लेयर कौन होगा उसके बारे में भी उनको भली भांति मालूम है। मुझे लगता है ये जो क्लैरिटी थी उससे उनकी कप्तानी में उनको बहुत ज्यादा मदद मिली। वो हर एक प्लेयर को ट्रस्ट कर रहे थे। इसीलिए आपको याद होगा राजी, जो वो कप्तानी करते थे तो नए खिलाड़ियों को बहुत कम मौका मिलता था जी। वही जो पुराने खिलाड़ी हैं वही खेलते रहते थे, क्योंकि उनका ये हमेशा से मानना था कि जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसे और मौका मिलता रहना चाहिए। जो रिजर्व में प्लेयर्स हैं उनको वेट करना होगा। जब तक खराब फॉर्म नहीं होता है या फिर इंजर्ड नहीं हो जाता है खिलाड़ी, तो मैं किसी नए खिलाड़ी को अंदर को मैं नहीं चाहता हूँ वो 11 में आ जाए। तो इस तरह की क्लैरिटी जो है, इस तरह की जो क्लियर थिंकिंग है, इस तरह का जो अप्रोच है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सराहनीय था। और ये सबसे ज्यादा निखर कर मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया MS धोनी की कप्तानी। लेकिन सभा भाई, महेंद्र सिंह धोनी पे एक इल्जाम हमेशा लगता रहा कि वो सिलेक्टर्स का फोन नहीं उठाते हैं, वो अपने साथी खिलाड़ियों का फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि BCCI सेक्रेटरी, जो खबरें आई हैं कि BCCI सेक्रेटरी ने एक बार उनको फोन दिया था कि आप ये फोन हमेशा साथ रखें, और ये फोन सिर्फ BCCI के अधिकारियों का ही बजेगा, ये नंबर जो है सिर्फ BCCI के पास है। क्या ये वाकई सच है? एज ए सेलेक्टर आपने महसूस किया कि फोन नहीं उठाते? तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी मौका हुआ नहीं। हम लोगों ने उनसे जब भी इंटरेक्ट किया तो सिलेक्शन मीटिंग्स में किया, या फिर जब टेस्ट सीरीज हो रही हो या फिर वनडे श्रृंखला हो रही है तब हम लोगों ने किया। उसमें कुछ परेशानी हुई नहीं, हमेशा से अवेलेबल थे। मैच के दौरान भी अगर मैच के पहले हमें बात करनी है तो वो हमेशा अवेलेबल थे। मैच के 1 या 2 दिन पहले अगर टीम एक जगह आ गई है तो उनके रूम में अगर आप फोन कर दीजिए तो उनसे बोल दीजिए कि आपसे हमें मिलना है, ये टाइम नहीं, मोबाइल फोन की बात हो रही है। आप तो मोबाइल पे तो कभी मैंने ट्राई किया नहीं, मोबाइल उठाते भी नहीं है। जब मैच नहीं हो रहा है राजीव और हमें उनसे बात करनी होती थी तो हम लोग एक मेल कर दिया करते थे। यहाँ तक कि ऐसे मैंने हमेशा से यही वही, इसीलिए क्योंकि ये खबरें काफी एक जगह से नहीं बहुत जगह से आई। हाँ, पर जब भी मैंने मेल किया उसका जवाब बहुत जल्दी आ जाता था, और फिर मिलने में कोई परेशानी हुई या फिर बात करने में कोई परेशानी कभी भी हुई नहीं राजीव। मेरा तो ये अनुभव रहा है इसके साथ। निखिल भाई, क्योंकि आप VVS लक्ष्मण के बहुत नजदीक है और वो कंट्रोवर्सी हमेशा जहन में आती है। जब VVS से पूछा गया कि आपने बात करने की कोशिश की कप्तान या उससे, तो उन्होंने सीधा कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि MS का फोन नहीं उठता है तो किससे बात करें। तो ये तो इंसिडेंट हुआ है। वीरेंद्र सहवाग का भी हमेशा कहना हो तो पब्लिकली कहते हैं कि MS कभी मोबाइल नहीं उठाते हैं। ये वाकई एक कप्तान के लिए, जो आप लीडर है, थोड़ा सा ये डिसहार्टनिंग था खिलाड़ियों के लिए उस समय, या BCCI के अधिकारियों के लिए कि धोनी को पकड़ना बहुत नामुमकिन है। देखिए, बतौर खिलाड़ी अगर मैं VVS लक्ष्मण की जगह में होता है तो मुझे खुद बुरा लगता, क्योंकि मैं कुछ आप सोच लेके चल रहे थे। अगला मुकाबला जो हैदराबाद में टेस्ट मैच होने को था, जो अभी हम लोग बात चर्चा भी कर रहे थे कि हर खिलाड़ी की एक सोच होती है कि मैं अपने ही होम ग्राउंड में आखिरी टेस्ट मैच खेल के अलविदा करूंगा, तो ये बड़ा कम एक चांस होता है। तो आप इतने टेस्ट मैचेस खेलने वाला जो खिलाड़ी है, आप एक टीम का, भारतीय टीम का इतना बड़ा आप हिस्सा हमेशा रहे, तो आप अपनी टीम के लिए, अपने खिलाड़ी के लिए उस समय अवेलेबल होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये एक वो डिसीजन लेने वाली बात थी। और आप अपने कप्तान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या निर्णय आगे आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, मुझे लेना चाहिए, क्या सोच है आपकी। तो मैं मानता हूं कि
जरूर मैं भी होता उनकी जगह तो जरूर थोड़ा सा निराश होता, क्योंकि वो कुछ बातचीत करने, आप टीम के लीडर हैं, टीम के कप्तान हैं, वो बातचीत करके वो निर्णय लेना चाह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो बातचीत उस समय नहीं हो पाई और अंत में वीरेश लक्ष्मण को संन्यास लेना पड़ा मैदान के बाहर। और ये बहुत कम होता है एक करियर की जिंदगी में कि वो समय की घड़ी जो है इस तरीके से घूम के आती है कि आपके अपने शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा हो और आप उस समय 6 महीने पहले सोच रहे हैं कि मैंने संन्यास कब लेना है कब नहीं लेना। तो फिर अगर ऐसे कुछ होता है तो आदमी यही कहता है कि घर में मुकाबला है, घर में आखिरी मुकाबला खेल के तब संन्यास लूंगा। निखिल भाई, हिंदुस्तान ने बहुत ही बड़े बड़े कप्तान देखे, लेकिन क्या सबसे ताकतवर कप्तान के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी ने काम किया है हिंदुस्तान क्रिकेट के साथ? और वही ताकतवर जो शख्सियत है वो आईपीएल में भी नजर आती है, जहां पर कहा जाता है कि वो कोच भी वही है, सिलेक्टर भी वही है, मेंटोर भी वही है, सब कुछ महेंद्र सिंह धोनी पर केंद्रित है। क्या ये ताकतवर शख्सियत थी हिंदुस्तान क्रिकेट में और अब चेन्नई सुपर किंग में भी वही नजर आता है? देखिए, बतौर लीडर आप किस तरीके से उनको जो इतना कुछ हासिल किया उसको आप नापेंगे, अंत में सफलता ही है। जिस तरीके से उन्होंने हर आईसीसी ट्रॉफी जीती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने देश के लिए, आईपीएल उन्होंने 3 दफा जीता है, पिछले साल को आप छोड़ दीजिए तो हर सीजन उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो उस मामले में, अचीवमेंट के मामले में ताकतवर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरीके से उन्होंने टीमें बनाई हैं, मैं समझता हूं कि एक समय था कि जब सौरव गांगुली अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ते थे, एक समय था जब सचिन तेंदुलकर जब वो कप्तान थे तो अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ते थे, सीनियर खिलाड़ियों के लिए महेंद्र सिंह धोनी कितना लड़ते थे कि जिस तरीके से अभी सौरव भाई ने बोला कि अगर एक खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं, जब तक वो खराब नहीं करता तो उसको बाहर नहीं करते थे। युवा खिलाड़ी को जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है उसको ये पता था कि जब मेरी भी बारी आएगी तो मुझे भी पूरी तरीके से मौका दिया जाएगा। तो उस तरीके से वो जो है वो निराश नहीं होता था कि मुझे मौके नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करते थे ड्रेसिंग रूम में और शायद इसीलिए टीम इतनी सफल होती थी। तो उस मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी थे और शांत स्वभाव के थे और इसीलिए उनका तरीका जो था लीडरशिप का वो काम कर गई। और बाकी के जो कप्तान है इस समय, जो विराट कोहली एक कप्तान है, वो बहुत एक अग्रेसिव कप्तान है, वो मुकाबले जीत रहे। तो महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि मैंने अपना खिलाड़ियों के साथ बेस्ट कैसे निकालना है। और सभा भाई को भी शायद अंदाजा होगा, मैं मानता हूं सभा भाई तो चयन करता रह चुके। एक जब कप्तान बन जाते हैं आप बतौर खिलाड़ी, तो सिर्फ क्रिकेट की मतलब जो बारीकियां हैं, आप किस तरीके से गेम चला रहे हैं, उसके साथ आपको एक बहुत बढ़िया मैन मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए। कौन से खिलाड़ी के कंधे के ऊपर मैं हाथ रखूंगा, किस तरीके से उनका बेस्ट निकाल सकता हूं, या आप बतौर लीडर समझते हैं कि इस खिलाड़ी से मैं ये किरदार जो है वो निभा सकता हूं, ये रोल इनका टीम में रहेगा, इस समय पे आके इससे मैं ये काम करवा सकता हूं। तो वो एक जो लीडरशिप वाला रोल है वो बहुत जरूरी है और वो मैं मानता हूं महेंद्र सिंह धोनी की वो भी एक खास बात थी। सभा भाई, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे कप्तान देखे अलग अलग एराज में, लेकिन क्या सबसे ताकतवर कप्तान के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जगह बनाई? क्योंकि एक टीम को लेके अपनी बात मनवाना और जिस तरह का ऑरा लेके वो आए हिंदुस्तान क्रिकेट में, खासतौर से कप्तान बनने के बाद, आपको लग रहा है, क्योंकि आपने सौरव का भी एरा देखा जब सौरव को कहा जाता है कि बहुत ब्रेव कप्तान थे, बट ब्रेव होना और ताकतवर होने का एहसास दिलाना दो बड़ा फर्क चीजें हैं। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा बात के स्टेज में दिखाने लगे कि वो बहुत ताकतवर है, जिनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। क्या ये एहसास महेंद्र सिंह धोनी छोड़ के जा रहे हैं जब आईपीएल छोड़ेंगे खासतौर से तब? और मुझे लगता है राजीव के एमएस धोनी इसमें दो राय नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कैप्टन की परिभाषा है यही कि अब जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो मैं टीम चाह रहा हूँ आपको टीम वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पर कैसे आप ऐड करते हैं, वो ऐड आप कब कर पाते हैं? लेकिन फर्क है ना सभा भाई, अगर हम थोड़ा सा क्रिकेट के मैदान के बाहर जाए, किम जोंग भी बहुत स्ट्रांग है, पुतिन भी बहुत स्ट्रांग है और जो इजराइल के प्रधानमंत्री वो भी इतने स्ट्रांग है, लेकिन सबका एक ऑरा है, काम करने का तरीका अलग है। तो अब कैसे इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? स्ट्रांग कैप्टन तो आपने कह दिया, लेकिन डिस्क्राइब कैसे करें उसको? वही मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की राजीव। मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है कप्तान के रूप में, जब आपने जो टीम बनाई है अपने लिए चयनकर्ताओं के साथ मिलकर
उसमें आपको सफलता मिल रही है। आप स्ट्रांग कैसे बनते हैं? जब आपके पीछे 2 आईसीसी चैंपियनशिप है, आप स्ट्रांग कब बनते हैं? जब आप होम सीरीज जीत रहे हैं, जब आप बाहर जाकर भी आपको प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, तभी आपको सपोर्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का भी, तभी आपको सपोर्ट मिलता है चयनकर्ताओं का भी। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके यही एमएस धोनी के साथ भी हुआ। तो इस वजह से अगर देखा जाए इन कारणों पे अगर इस तरह से बेंचमार्क अगर हम रखें तो निश्चित रूप से एमएस धोनी बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग कैप्टन थे। सौरव गांगुली को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी शानदार तरीके से कप्तानी की, वो भी एक बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे, एक अटैकिंग कैप्टन थे। पर अंत का जो फेज था सौरव गांगुली के लिए उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि तब उनको कप्तानी से हटा दिया गया। फिर उन्होंने वापसी की, पर एक कप्तान के रूप में नहीं, सिर्फ एक प्लेयर के रूप में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर हम इंडिया के हिस्ट्री को देखेंगे, क्रिकेटिंग हिस्ट्री को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि एमएस धोनी सबसे नंबर 1 पर ही आएंगे ताकतवर कप्तान के तौर पे, ताकतवर कप्तान के रूप में, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला ऑर्गेनाइजेशन का भी और सपोर्ट मिला चयनकर्ताओं का भी, और यही होना भी चाहिए राजीव। मुझे हमेशा से लगता है कि कप्तान जो है अंदर टीम जाकर खिला रहा है और टीम को जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है, और उसी को टीम बिल्ड करनी होती है। जो चयनकर्ता होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट रोल ही अदा कर सकते हैं। हम जो चयनकर्ता हैं वो एक वेल डिफाइंड टैलेंट स्काउट्स की तरह होते हैं, जो फीड करते हैं बातें कप्तान को, पर अंत में जो डिसीजन होता है 11 किसको खिलाना है, कौन से रिसोर्सेस को कहाँ इस्तेमाल करना है, वो तो कप्तान का ही काम है। निखिल भाई, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, एक कोई अच्छी या कोई भी याद जो आपको महेंद्र सिंह धोनी को लेकर हो, जो आप शेयर करना चाहें? देखिए राजीव भाई, अगर बात हो रही ताकतवर कप्तान की, मैं मानता हूँ कि बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग कप्तान है। वो देखते हैं कि मेरी टीम के लिए अगर मैंने ये काम करना है तो उस काम करने में अगर वो सफल होते हैं तो टीम का अपने आप में फायदा होता है। और इतने सारे इंस्टेंसेस है, आप एक समय ले लीजिए पिछले सीजन जब निखिल भाई सीधे तौर पे कहें कि अगर टीम को फायदा हो रहा है तो फिर वो व्यक्तिगत फायदों को दरकिनार कर देते हैं, वो व्यक्तिगत खिलाड़ियों को चाहे टीम से बाहर करने की बात जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अंत में जो है ना, टीम का फायदा किस तरीके से हो रहा है उसमें निर्णय लेने में उनको कोई संकोच नहीं होता। निर्णय लेना है तो लेना है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समय खराब चल रहा होता ना, तो मैं उस समय की आपको दास्तां बताता हूँ। पिछले सीजन आपने एक युवा खिलाड़ी का नाम सुना, ऋतुराज गायकवाड़। शुरुआत के मुकाबलों में वो उनसे रन नहीं बन रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की आंख है या वो खिलाड़ी में वो जिस तरीके से वो भरोसा जता रहे थे, उन्होंने कहा अब हमारी टीम क्वालिफाई तो कर नहीं रही। उस खिलाड़ी को उन्होंने लगातार मुकाबले खिलाते चले गए, और इस सीजन देखिए वो खिलाड़ी किस तरीके से वो रन बना रहा है। उस खिलाड़ी में कला है, वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, और अपनी प्रतिभा को इस समय वो न्याय भी दे रहे हैं। तो ये खासियत है महेंद्र सिंह धोनी की। अगर आपकी आंखों में वो उन्होंने देख लिया कि हाँ इस खिलाड़ी में वो मेरे लिए सब कुछ दे सकता है और कुछ कला है, तो वो आपको पूरी तरीके से बैक करेंगे। फिर आपके बहुत ही खराब दिन होंगे कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तभी कहते हैं कोई भी युवा खिलाड़ी हो, अगर वो अपना जो डेब्यू कर रहा हो ना राजीव भाई, वो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर करता तो वो कहीं ना कहीं सफल जरूर होता। बिल्कुल। और सभा भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने महेंद्र सिंह धोनी का बहुत सफलतम समय देखा है। अगर हम बात करें वो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, या उससे पहले जिस तरह की टीम लेके वो चले, एक ऐसी बात जो हमेशा आपके जहन में रहती है धोनी को लेके? अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिसीजन जो था एमएस धोनी के कप्तान के रूप में था, वो था रोहित शर्मा को ओपन कराना राजीव। वहां से मुझे लगता है कि जो सारे पैरामीटर्स हैं इंडियन टीम के वो बदल गए। जब से रोहित शर्मा ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया, भारतीय टीम के जीतने के जो परसेंटेज है वो बढ़ते गए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मूव रहा है, बहुत ही डिसाइसिव मूव रहा है कप्तान धोनी का। उस समय हम लोग चयन करता थे, पर हम लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया था वो डिसीजन को। ये जो डिसीजन था, ये जो रोहित शर्मा को ओपन कराना, ये जो प्रपोजल आया था वो एमएस धोनी की तरफ से ही आया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात मुझे याद है, एक दो मौके मुझे याद आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था इंग्लैंड के विरुद्ध, ईशांत शर्मा उस टीम में मौजूद थे। ईशांत शर्मा, आपको याद होगा, हम लोग डिफेंड कर रहे थे बहुत ही पॉल्ट्री स्कोर को। वहां पर ईशांत शर्मा ने अपने पहले स्पेल में बहुत ही ज्यादा रन दे दिए थे, और फिर से जब ईशांत शर्मा को लगाया तो कई सारे हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग मैच नहीं जीत सकते। पर वो ओवर बहुत ज्यादा डिसाइसिव हुआ था। वहां से ईशांत शर्मा ने विकेट लिया, फिर अंतिम ओवर में आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी कर ली और चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग पहली बार जीत गए थे। तो इस तरह के इंस्टिंक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एमएस धोनी ले सकते हैं, और किसी भी कप्तान को मैंने इस प्रकार के इंस्टिंक्टिव डिसीजन और सक्सेसफुल डिसीजंस लेते हुए और किसी को देखा नहीं।
तो चले, लेकिन अब अच्छी बात यह है सभा भाई कि एक मौका है महेंद्र सिंह धोनी के बाद कि एक और डिसीजन ले, और वो डिसीजन मैदान से अलविदा कहने का हो, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के पास मौका है दोबारा से आईपीएल सीजन 14 में मैदान में उतरने का, क्योंकि सितंबर के महीने में आईपीएल के बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी दोबारा मैदान पे नजर आएंगे। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग अच्छा प्रदर्शन करे, ट्रॉफी जीते, और ट्रॉफी जीतने के साथ साथ मैदान से अगर महेंद्र सिंह धोनी का एक हम विदाई समारोह देख पाए तो शायद इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खेल नीति के हर एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए आप IBMpodcast.com के YouTube चैनल पर आकर आप खेल नीति का हर एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा IBM पॉडकास्ट के पेज पर यानी फेसबुक पेज पर आकर आप खेल नीति का हर एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IBMpodcast.com के हर खेल नीति का हर एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो आप गाना, सावन, स्पॉटिफाई या Google Podcast.com पर खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors of the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers. Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode, do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me, Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.